नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने पहली बार रूस के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। रूस का यूक्रेन के राष्ट्रपति को संबोधन से रोकने का प्रस्ताव जेलेंस्की की रिमोटली यूएनएससी में संबोधन से रोकने का प्रस्ताव था। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्य विरोध में थे। प्रस्ताव के समर्थन में अकेला रूस था, यानी रूस ने जिस प्रस्ताव को रखा था उसके समर्थन में सिर्फ रूस था। चीन अब्सेंट रहा, गैर हाजिर रहा, उसने वोट ही नहीं किया। इसके अलावा जो 13 सदस्य थे उन सभी ने जेलेंस्की के यूएनएससी के अंदर वर्चुअली संबोधन का समर्थन किया। हालांकि इस दौरान भारत ये नहीं कह रहा कि रूस ने जो हमला यूक्रेन पर किया है वो गलत है। भारत ये कह रहा है कि दोनों को मिल बैठकर बातचीत के जरिए शांति स्थापित करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कांग्रेस को लगे एक और बड़े झटके की। दरअसल गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है। सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफे में राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया और कहा गया कि राहुल अपने आसपास अनुभवहीन लोगों को रखते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल के सुरक्षाकर्मी, पर्सनल स्टाफ ही सारे फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के काम करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया है और मैं जम्मू कश्मीर लौटूंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा। आजाद ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का पूरे तरीके से खंडन करते हुए कहा कि मेरे विरोधी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। यहां तक कि उन्होंने तो मुझे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी बनवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देने के दौरान गुलाम नबी आजाद इकलौते हैं जिन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया है। याद कीजिए, इससे पहले गुजरात के प्रभारी रहे हार्दिक पटेल ने भी जब इस्तीफा दिया था तो सीधा राहुल गांधी पर हमला किया था और कहा था कि वो पार्टी में लोगों की बातों को सुनने से ज्यादा अपने वहां बिस्किट खिलाने में मशगूल रहते हैं और गुजरात में जब वो आते हैं तो मंथन इस बात पर होता है कि कौन सा सैंडविच खिलाया जाए। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि युवाओं के सपने सच्चे हैं मगर राजा के वादे झूठे हैं और भाषण खोखले हैं। अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम किया होता तो रोजगार बढ़ने की जगह घटे कैसे, कौन बताएगा। मैं जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री देश को जितना भी भटकाने की कोशिश करे। हालांकि राहुल गांधी इस वक्त देश में नहीं है, लेकिन वो लगातार देश के पॉलिटिक्स में एक्टिव और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बार उन्होंने हमला किया है रोजगार के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चाहे कितना भी भटकाने की आम आदमी को कोशिश करे, वो आम आदमी को ये बताते रहेंगे कि जो सपने वो देख रहे हैं वो सपने गलत नहीं है, लेकिन जो सपने दिखा रहा है वो उनको बहका रहा है, उनको भटका रहा है। और अब बात करते हैं द वीक में वेंकैया नायडू के लेख की। वो लिखते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल इस समय बड़े बदलाव के दौर से भारत गुजर रहा है। उपराष्ट्रपति बनना 5 दशकों की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रहा। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत की प्रगति देखकर गर्व होता है। आज विश्व के तमाम देशों में भारत का सम्मानजनक स्थान है। मोदी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र के आधार पर देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। वहीं द वीक की कवर स्टोरी आज सी लोटस अटैक। अपने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोपों से परेशान है केजरीवाल और मोदी के सामने चैलेंजर नंबर 1 बनकर केजरीवाल उभर रहे हैं। 2024 में मोदी को चुनौती देने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं और यही उनकी रणनीति का हिस्सा कि दिल्ली से निकलकर वो उत्तराखंड गए। हालांकि उत्तराखंड में उनको कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। वहां से निकलकर वो पंजाब पहुंचे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। पंजाब से अब वो गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात में लगातार प्रचार कर रहे हैं।
और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वो राजस्थान में भी दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल 2024 में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। वहीं द वीक में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का इंटरव्यू भी छपा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हो गया है ऑपरेशन बोगस। एक्साइज पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों में सच्चाई नहीं है। मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी गिराना चाहती है। शुरू से ही बदले की भावना से मोदी सरकार काम कर रही है। वहीं द वीक में पलानीवेल त्यागराजन का इंटरव्यू है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार की मानसिकता उपनिवेशवादी है। राज्यों को आत्मनिर्भर नहीं रहने देना चाहती केंद्र सरकार। सभी फैसले दिल्ली में बैठकर केंद्र सरकार करना चाहती है। वाराणसी के सांसद तमिलनाडु को क्यों देते हैं सुझाव, यह भी बड़ा सवाल है। और तमिलनाडु सरकार या तमिलनाडु के लोग कैसे करें पैसा खर्च? देश के संघीय ढांचे के अनुसार काम नहीं करती केंद्र सरकार। दरअसल तमिलनाडु के वित्त मंत्री है पलानीवेल त्यागराजन और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर चुके हैं और बता चुके हैं कि राज्य से कितना पैसा केंद्र को जाता है, बदले में कितना पैसा वापस मिलता है। वो सीधा हमला भी बोल चुके हैं कि जीएसटी लगाने वाले, अर्थव्यवस्था को गर्त में डालने वाले ये कैसे बताए कि पैसा कैसे खर्च किया जाना, कैसा नहीं किया जाना। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। शिवसेना के ठाकरे गुट ने संभाजी ब्रिगेड के साथ गठबंधन किया है। ठाकरे गुट की शिवसेना अगले सारे चुनाव संभाजी ब्रिगेड के साथ मिलकर लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा, यह गठबंधन चुनाव के लिए हुआ है, यह कहना उचित नहीं है। अगर ऐसा होता तो चुनाव के वक्त गठबंधन की घोषणा होती। यह गठबंधन क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया। क्या बीजेपी संघ की विचारधारा पर आज चल रही है, यह भी सवाल उद्धव ठाकरे ने खड़ा किया। बीजेपी के पास शेन केन प्राकरण सत्ता पाने के सिवा और कोई भी विचारधारा रह गई है क्या, यह भी सवाल उद्धव ठाकरे ने खड़ा किया। दिल्ली एलजी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार को एक और झटका देते हुए रिपोर्ट मांगी है। स्कूल निर्माण मामले में कथित अनियमितताओं पर सीएस से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सीबीसी से मिली रिपोर्ट पर कार्रवाई में 2.5 साल की देरी को माना है बेहद गंभीर। सीबीसी ने सतर्कता विभाग को सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के अंदर हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन 2.5 साल बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होने पर एलजी ने सीएस से रिपोर्ट तलब की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केस नहीं चलेगा। दरअसल 2007 की बात है। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहां से अब राहत मिली है। यह मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में केस चलाने की अनुमति नहीं दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मीडिया के एक वर्ग से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है एक वर्ग। अपने बारे में छप रही खबरों पर सफाई दे रहे हैं गडकरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की खबरें हैं और बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए हैं नितिन गडकरी और वो कह रहे हैं कि एक मीडिया वर्ग तोड़ मोड़ की खबरों को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सफाई, मैं गद्दार नहीं। शिवसेना तोड़कर एक अलग गुट बनाकर मुख्यमंत्री बने हैं शिंदे। शिवसेना से गद्दारी करने के आरोप पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा
बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने का मेरा लक्ष्य है। हमारा कदम कानूनी और संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने शिंदे खेमे को चेतावनी दी है। सभी 40 विधायकों को इस्तीफे देकर चुनाव लड़ने की चेतावनी दी है। आदित्य खुद भी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के फोटोग्राफर्स को मुख्यमंत्री चौहान का रिटर्न गिफ्ट। 19 अगस्त को था विश्व फोटोग्राफी दिवस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोटोग्राफर्स को दिया निमंत्रण। अपने नियमित पौधारोपण कार्यक्रम के मौके पर निमंत्रण दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने खींची फोटोग्राफर्स की फोटो। चौहान ने फोटोग्राफर्स की फोटो फेसबुक पर भी शेयर की। यह था मुख्यमंत्री चौहान का फोटोग्राफर्स को रिटर्न गिफ्ट। 5 साल के बाद बंगाल बीजेपी का चिंतन शिविर। नए सदस्यों को पार्टी की रीति और नीति समझाने के लिए चिंतन शिविर लगाया गया। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में 350 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। न्यू टाउन के एक रिसोर्ट में 29 से 31 अगस्त तक चिंतन शिविर होगा। इससे पहले हल्दिया में साल 2017 में आयोजित हुआ था बीजेपी का चिंतन शिविर। और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपे राजदीप सरदेसाई के लेख। बिल्किस बानो मामले में देश में गजब का सन्नाटा है। राजनीतिक नेतृत्व हो या मीडिया या नागरिक संगठन, रेप और मर्डर के दोषियों की रिहाई पर सभी खामोश हैं। 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री का भाषण आया और इसके साथ ही गुजरात में गैंगरेप के दोषियों की रिहाई हो जाती। मोदी सरकार की तरफ से इस पर एक शब्द भी नहीं बोला जाता। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौन नजर आती है, खामोश नजर आती है। ऊपर से एक बीजेपी नेता ने कहा संस्कारी ब्राह्मण है ये सभी दोषी। असम के मदरसे का मौलवी निकला अलकायदा का संदिग्ध। असम पुलिस ने गोलपाड़ा के जोगी घोपा इलाके से मौलवी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी हाफिजुर रहमान मुफ्ती को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। AQIS इकाई से जुड़े संदिग्धों की पिछले एक हफ्ते में यह चौथी गिरफ्तारी। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष। IPS रामेश्वर सिंह ठाकुर बने HPPSC के नए चेयरमैन। ठाकुर के अलावा आयोग में 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी हुई। आज सुबह राजभवन में दिलाई गई अध्यक्ष नए सदस्यों को शपथ। 9 सालों तक प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा बल में सेवाएं दे चुके हैं ठाकुर और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजे गए हैं रामेश्वर सिंह। और बात करते हैं UGC का फर्जी यूनिवर्सिटीज पर बड़ा एक्शन। 21 यूनिवर्सिटीज को UGC ने फर्जी घोषित कर दिया है। फर्जी यूनिवर्सिटीज की राज्यवार जानकारी UGC ने वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। UGC द्वारा फर्जी पाए गए संस्थानों की लिस्ट में 8 विश्वविद्यालय दिल्ली, 4 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2-2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की 1-1 यूनिवर्सिटी शामिल है। यूनिवर्सिटीज में मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और वोकेशनल कोर्सेज करवाने वाली यूनिवर्सिटी शामिल है। UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज की जानकारी देते हुए कहा 21 स्वघोषित गैर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन UGC एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए। इनके पास किसी भी डिग्री को देने की शक्ति नहीं। पंजाब पुलिस के 2 पूर्व अधिकारियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। 30 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस ने उम्र कैद की। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा इन्हें सुनाई है। DSP के रूप में रिटायर किशन सिंह मुठभेड़ के समय में इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर्ड तरसीम लाल उस समय सब इंस्पेक्टर थे। फर्जी मुठभेड़ में 3 लोगों की मौत के मामले में दोनों को उम्र कैद सुनाई गई। तीनों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया गया। मोहाली की विशेष CBI अदालत ने यह सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूल चला सकेंगी प्राइवेट कंपनियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बदले मान्यता के नियम।
जो कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 की चैप्टर 2 के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें मिल सकती है माध्यमिक स्कूल चलाने की मान्यता। इससे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 लागू होता था। सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को थी अनुमति। अब कंपनियों को भी माध्यमिक स्कूल चलाने की अनुमति दी गई है। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी मानसून की विदाई। 17 सितंबर से कमजोर पड़ने लगेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इस समय पूरे देश में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश है, लेकिन यूपी, बिहार, मणिपुर में बारिश 40% कम है। दिल्ली, त्रिपुरा और झारखंड में बारिश 26 से 28% कम है। कृष्ण कुमार सिंह ने संभाला सेल के निदेशक का पदभार। पहले भिलाई स्टील प्लांट में कार्मिक प्रशासन के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। पीईएसबी ने के सिंह को 2 अप्रैल 2022 को इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना था। के सिंह ने आईआईटी बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। के सिंह ने मानव संसाधन प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा भी किया है। और बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश के कारण लाखों घर बेघर हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है। बाढ़ के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रिटेन दौरा रद्द कर दिया है।